होमवर्क लिख लें पहले। एक्सरसाइज 3 प्रिज्म के 9 और ELP 6 पूरी। ईमानदारी से मैं आपको बता देता हूं, यही सिलेक्शन करवा सकता है, बाकी कोई और दूसरा टोटका नहीं है। ना कोई ताबीज बना पाया है आज तक कि कोई ताबीज बना दें आपको पहना दें या कोई झाड़ू फेर दें, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो सच बात तो यही है, यही सिलेक्शन कराएगा। कुछ नहीं करना, बस इन 22 सवाल को ईमानदारी से अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट का मतलब होता है सवाल को पढ़ना, उसको सॉल्व करना, आंसर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो अटेम्प्ट कर लिया अच्छे से 2 बार। क्या बात ठीक है? तो ये अपना टारगेट है। पहले एक्सरसाइज 3 के लिख लो, कौन कौन से 9 सवाल हैं लिखो, मेन कॉपी में लिख लो। एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 19, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34। ये सारे प्रिज्म के एक्सक्लूसिव सवाल हैं, गिन लो 9 हो गए होंगे। ये टोटल 9 सवाल सभी किस पे आधारित? प्रिज्म। और ELP नंबर 6 पूरी की पूरी प्रिज्म पर बेस्ड 22 सवाल करके ले आओ। इसमें अपन को प्रिज्म की अंडरस्टैंडिंग जबरदस्त हो जाएगी। बोलो क्या आगे बढ़े क्या? होमवर्क डिसाइड हो गया? टारगेट मिल जाना चाहिए। टारगेट मिलता है तो क्या पढ़ने का मन करता है कि यार ये टारगेट अपन को पूरा करके आना है। नहीं तो एट रैंडम हाँ भाई नोट्स पढ़ लेना, कर लेना, रोज पढ़ना है, ये ठीक है। टारगेट रहता है तो क्या अलर्ट से रहती है कि यार करके आना ही है, तो अलग मजा आता है। ठीक है, चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने पढ़ा था, अब बहुत मन लगा के बातें सुन लो, जितनी सुन लोगे बातें समझकर उतना क्वेश्चन करने में तकलीफ कम होगी। जब भी लाइट आती है प्रिज्म में, देखिए आप डायग्राम बना हुआ है, वो कितने कलर में तोड़ देता है? 7। प्रिज्म 2 तरह के काम करता है, तोड़ता भी है, मोड़ता भी है। देखो आप, तोड़ रहा है 7 रंगों में और अपने पात से मोड़ भी रहा है। तो तोड़ना भी मोड़ना भी। बोलो हाँ है। कल मैंने आपको एक टर्म समझा दी थी, एंगुलर डिस्पर्शन। कितने एंगल में सारे कलर फैल गए? देखो थीटा, थीटा निकाल लिया था, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। देख लो। अब दूसरी टर्म मैं नहीं समझा रहा, अपन आपस में डिस्कस करते हैं। मीन डेविएशन बगैर लिखे सोचते हैं क्या होगा। डेविएशन का मतलब मोड़ना। क्या कलर मुड़ रहे हैं क्या? देखो सारे रंग मुड़ रहे हैं। लाइट थी नीचे मुड़ गई,
कौन सा रंग मुड़ा? सातों या कोई एक? सातों मुड़ गए, पहली बात समझ में आई। फिर उसके आगे लिखा हुआ है मीन। यार बचपन से पढ़, एवरेज, 5 माइनर का एवरेज, पांचों को जोड़ा, 5 से डिवाइड कर दिया। 7 रंग हैं, सातों रंग का डेल्टा जोड़ूंगा और 7 से क्या कर दूंगा? डिवाइड। 7 में थोड़ी सी मेहनत ज्यादा हो जाएगी, तो क्या करता हूं, किनारे किनारे वाले रंग ले लेता हूं। किनारे किनारे के रंग बता, वायलेट और रेड। तो वायलेट का डेल्टा प्लस रेड का डेल्टा डिवाइडेड बाय 2। खुद फॉर्मूला बना है, याद करने वो अलग बात है, पर एक सोच समझ के करेंगे तो मजा आता है। हाँ सर, मीन डेविएशन, मीन मतलब एवरेज। किसका एवरेज ले रहे हो? डेविएशन का। 7 रंग है, सातों रंगों की चर्चा मत करो, किनारे किनारे बोलो, वायलेट और रेड। एवरेज लेना है, वायलेट प्लस रेड बटा 2। नहीं आई बात समझ? तो देखो, डेल्टा मीन पहले आप समझना फिर लिखना, और बहुत खुश मन से समझो। मुझे डेल्टा मीन चाहिए, ठीक है। आशीष सर ने समझा दिया डेल्टा मीन, डेल्टा वायलेट प्लस डेल्टा रेड बटे 2। हाँ बोल। अब डेल्टा वायलेट कहां से लाएगा? डेल्टा का फॉर्मूला म्यू माइनस 1 इंटू ए। वायलेट चाहिए तो म्यू वायलेट माइनस 1, डेल्टा रेड चाहिए म्यू रेड माइनस 1। बोलो हाँ है क्या? बहुत अच्छे से और एकदम कंसेप्चुअल पढ़ो, तो क्या थोड़ा सा चीजें बढ़िया लगेंगी आपको कि हाँ सर बात समझ में आ रही है। पूरी मैथ्स खुद करो, मैथ्स करोगे तो टॉपिक में अपनापन बढ़ता है कि अच्छा देखो वैल्यू पुट करी, फिर ए बाहर ले लिया, ये 1 और ये 1 मिलके क्या बन गए? 2। इस 2 को अलग अलग कर दिया, 2 इधर भी 2 इधर भी, 2/2, 2/2 कितना हो गया? 1। अब क्या है, वास्तव में तो यही फॉर्मूला है डेल्टा मीन का, पर एग्जामिनर क्या करता है, इतने सारे म्यू ना देकर इसकी जगह एक म्यू दे देता है, म्यू येलो। इसलिए येलो कलर को मीन कलर भी कहा जाता है। थोड़ा फोकस बढ़ाएं, अब लास्ट के 4-5 महीने ईमानदारी से मेहनत करनी है, और बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ते रहेंगे तो काम हो भी जाएगा। हमने इतने साल देखे हैं, बच्चों को पढ़ाया है, खूब बच्चे पढ़ा लिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है असंभव वाली बात, सब संभव है। बस थोड़ा सा हमें कमर कसकर चीजों को सही तरीके से करना है। पूरा सिलेबस, पूरा सब्जेक्ट एक साथ नहीं देखना, रोज एक छोटा स्टेप उठाना है। छोटा स्टेप का मतलब आज मेरा दिन ईमानदारी पूर्वक जाना चाहिए, बस दैट्स इट। 10 दिन आगे का नहीं सोचना है, छोटे टारगेट, अगले 5 दिन में ये करना है। छोटे छोटे टारगेट बनाइए और उनको धीरे धीरे अचीव करते जाइए। पूरी पूरी सिलेक्शन, पूरा कॉलेज नहीं सोचना है। हमारे सामने एक प्रशांत जैन सर हैं, फाउंडेशन के हेड हैं, ऑल इंडिया रैंक उनकी 42 है आईआईटी में। आईआईटी जो सबसे इंडिया का टफ एग्जाम माना जाता है, 42 रैंक, और किसके? 12th के साथ।
बात करते रहते हैं, बच्चों को भी समझाते हैं कि सर जब मैं 11-12 पढ़ रहा था, काफी छोटे हैं, 2010 में उन्होंने दिया था, मतलब आपसे तो बड़े ही हैं, हमारे उनमें गैप है, तो 2010 में उन्होंने 9 में या 10 में दिया था। तो सर ने बताया कि भाई सर जब मैं 11-12 पढ़ा था मुझे पता ही नहीं है कि आईआईटी का कॉलेज कहाँ है, इंडिया में कहाँ कहाँ कॉलेज है, इतना टफ एग्जाम है क्या, ये सारी बातें पता ही नहीं थी। मुझे तो सिर्फ पढ़ाई करनी थी, घर जाके स्कूल भी जाते थे, उस समय डमी स्कूल का कोई इतना बड़ा कॉन्सेप्ट, सुबह स्कूल जाते थे, शाम को कोचिंग, और उसमें ही 42 रैंक लिया है, क्योंकि प्रेशर नहीं था ना कि भाई कितनी आईआईटी है, टॉप आईआईटी, सबसे टफ एग्जाम है, आईआईटी में जाना अपने आप में बहुत बड़ा गौरव की बात है, तो ये सब पता ही नहीं था। सिर्फ क्या था, पढ़ाई करनी है, होमवर्क करना है, पढ़ाई करनी है, होमवर्क करना है, और उसके साथ ही 42 रैंक लिया है। तो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन क्या है, हम पूरा आउटलाइन सोचेंगे ना तो फिर थोड़ा प्रेशर महसूस करते हैं। हमें सोचना ही नहीं है कि 25 फिजिक्स में चैप्टर है, 25 केमिस्ट्री में, 25 बायो में ना, अपने तो रोज जो जो पढ़ाया जा रहा है उसको ईमानदारी से आगे 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 बढ़ते जाएं। सब सेफ हैंड में है, इससे सेफ हैंड कोटा में तो क्या पूरी इंडिया में ऐसी टीम नहीं है कि केमिस्ट्री का आपको इतने धुरंधर पढ़ा रहे हैं, तीनों मतलब बादशाह हैं, ऑर्गेनिक में, फिजिकल केमिस्ट्री में, आईओसी में, एक एक शब्द जो बोलते हैं ना उससे बाहर ना तो पेपर दाएं जाता है ना बाएं जाता है, कॉपी में जो लिखवा दिया भाई वो फुल एंड फाइनल है, चाहे वो एसकेसी सर हो, एकेएम सर हो, शारदा सर हो, तीनों मतलब यूं हमारे केमिस्ट्री के सबसे आदरणीय टीचर हैं, तीनों जबरदस्त पढ़ाते हैं। आप एक एक शब्द उनका सुनते जाइए, चीजें आगे बढ़ती जाएंगी। तो ईमानदारी से पढ़ें, और रोज घर पे बॉटनी और जूलॉजी रोज पढ़नी है, 360 नंबर हैं, और आपको तो सच पता ही है, केवल एनसीईआरटी, न बाएं न दाएं, बस एनसीईआरटी से चिपक के चलना है, 5-5 6-6 बार वो पढ़ लिया, उसमें काम हो जाएगा। तो थोड़ा सा कमर कसो, और एक बात और याद रखो, मेहनत कभी खराब नहीं जाती। हम चूंकि डॉक्टरी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो अलग बात है, पर जो आप मेहनत कर रहे हो ना, ये मेहनत जीवन में किसी भी क्षेत्र में जाओगे वहां आपको बहुत अच्छा आउट परफॉर्मेंस देगी। इसलिए ईमानदारी से मेहनत करो, माता पिता का कहना मानो, मोबाइल पे बात करें तो उनसे चिढ़ो मत, अच्छे से जवाब दो, उनकी चिंता स्वाभाविक है, जब हम उस स्टेज पे पहुंचेंगे ना तो हम भी चिंता करेंगे, हम अपने बच्चों की चिंता करते हैं जो 3-3 5 साल 6-6 साल के हैं, तो चिंता स्वाभाविक है, तो उनसे चिढ़ना नहीं है कि रोज वही बात पूछते हो, क्या हुआ, कितनी पढ़ाई, कितने नंबर, चिढ़ना नहीं है, अच्छे से तसल्ली से बात करिए, प्रेम से बात करेंगे, दिमाग हमारा कूल रहता है, तो चिढ़े नहीं। वो दो ही लोग ऐसे हैं जो आपका हमेशा निस्वार्थ भला चाहते हैं, आपकी दोस्ती, आपके क्लासमेट, आपके हॉस्टल मेट, सब टाइम पास हैं, ये जीवन के हर दौर में बदलते रहेंगे, कॉलेज में अलग होंगे, नौकरी करोगे कहीं डॉक्टरी की, आपका खुद का सेटअप क्लिनिक खोलोगे, वहां अलग स्टाफ होगा, अलग दोस्त बनेंगे, ये समय समय पे बदलते रहते हैं। वो दो लोग ही ऐसे हैं जो निस्वार्थ, निस्वार्थ समझते हैं, जिसमें उनका कोई स्वार्थ, वो हमेशा आपके लिए भला ही चाहते हैं, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी वो आपके लिए अच्छा ही सोचेंगे, वो प्रकृति ने दो ही लोग ही बनाए हैं वो ऐसे, तो उनसे अच्छे से व्यवहार करेंगे, अच्छा उनसे बात करेंगे तो वो भी खुश रहेंगे। तो थोड़ी थोड़ी बेसिक बातें करिए, ईमानदारी से रोज पढ़िए, दिमाग में नेगेटिविटी मत लाइए, गलत मत सोचिए, अच्छा सोचिए, अच्छे से बात करिए, टेढ़े मेढ़े शब्द मुंह से मत बोलिए, और फालतू की लड़ाई में, इधर उधर की गतिविधियों में नहीं फंसिए। दिमाग क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है, अलग अलग होता है इसका, अल्फा फ्रीक्वेंसी होती है, बीटा, गामा, ये सब साइंटिफिक प्रूवन है। हम हर सेकंड कितनी बातों को प्रोसेस करते हैं, अगर हम बहुत ज्यादा उलझेंगे ना, तेरी लड़ाई, उसकी लड़ाई, उसके क्या हो रहा है, तो प्रोसेसिंग ज्यादा होती है, उसमें हमारी एनर्जी का वेस्टेज होता है। इग्नोर करें, इग्नोर, अभी यार छोड़ यार, अभी तो पढ़ाई पे रहना है, 5-6 महीने बाद देखेंगे, जितना इग्नोरेंस में बढ़ोगे ना उतना सब्जेक्ट के प्रति ज्यादा डेडिकेशन लाओगे। इधर उधर की गतिविधियां जो भी हैं, जो भी हैं, हॉस्टल की, स्कूल की, इंस्टीट्यूट की, जो भी है, इनको अभी इग्नोर करिए, सीधा सीधा फोकस किस पे लाइए, पढ़ाई पर। अभी समय है, 5 महीने अगर समर्पण के साथ पढ़ लोगे
तो चीजें बहुत अच्छे से बदली जा सकती हैं। मजे की बात, हमारे पढ़ा हुआ भी तो है, हम ऐसे थोड़ी ना है। 12th वाला जो बच्चा है वो तो भाई पहली बार नीट देगा, उसको तो पता ही नहीं है। आपको तो सब पता है, कहाँ से क्या आता है, कौन सी चीज ज्यादा पढ़ने की है, किसका वेटेज ज्यादा है, कौन सी चीज रिवीजन करनी है। तो हमारे पास एक वो एक्स्ट्रा एज है, उस एज का हमें फायदा लेना है। सब बातें आप जानते हैं, होशियार हैं, बड़े हैं, सीनियर हैं, हमें उसका फायदा उठाना है और पॉजिटिव अप्रोच रखनी है। जितनी पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे उतना बढ़िया होगा। फिजिक्स में चीजें कठिन नहीं आती, कोई सवाल ऐसा नहीं आएगा जो आपका फंसेगा, एक भी सवाल नहीं आता। आप अगर अच्छे से इसको बढ़िया रिवाइज कर लेंगे तो 160 170 में तो कहीं दिक्कत ही नहीं आती, कहीं नहीं अटकता सवाल, अगर आपने ईमानदारी से पढ़ाई करी है। मैं अपने नोट्स की नहीं कह रहा, कोई बच्चा कहीं से भी पढ़ रहा हो, स्कूल लेवल पे भी अगर अच्छे से पढ़ रहा है तो 160 170 में कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि सब फॉर्मूला बेस बेसिक बेसिक बातें पूछी जाती हैं। नीट में पेपर कठिन नहीं आता, सिलेबस ज्यादा है, तो सही समय पे सवाल पढ़कर चमकना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समय कम है ना। AI JEE में 3 घंटे में 75 क्वेश्चन करने पड़ते हैं केवल, 25 फिजिक्स, 25 केमिस्ट्री और 25 हमारे हैं भाई साहब 45 45 और 90, और 50 50 जोड़ दें तो 3 घंटा 20 मिनट हो गया, 200 हो गए, और वहां 75 सवाल ही करने, तो वहां समय पर्याप्त मिलता है क्वेश्चन को अप्रोच। यहाँ तो क्या है, सवाल पढ़ते ही चमकना चाहिए, अच्छा हाँ ऐसा होगा, लाइट अपने पाथ को रिट्रेस कर रही है तो तुरंत आपको पता होना चाहिए वो कितने डिग्री पे गिरेगी, ये चमका, सवाल स्नेल लॉ से ही सॉल्व हो गया। बस अब समय है कमर कसने का, तो अगर हम सही ट्रैक पर आ जाएंगे तो चीजें बढ़िया हो जाएंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो डेल्टा मीन कितना निकल के आ गया, ए म्यू बाई -1। अब तीसरी टर्म आइए, तीसरी टर्म आइए, डिस्पर्सिव पावर। तो ये दोनों का रेशियो क्या है, थीटा अपॉन डेल्टा। दोनों के फॉर्मूले हमने निकाल लिए। थीटा का फॉर्मूला बताइए, थीटा का म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, और डेल्टा मीन का म्यू -1 इंटू ए से ए कटा। लो साहब ये ओमेगा, इसे बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर। तो ये 3 टर्म हैं जो प्रिज्म के लिए डिफाइंड होती हैं, एंगुलर डिस्पर्शन, मीन डेविएशन और डिस्पर्सिव पावर। समझ ली हमने, डिराइव कर ली, परीक्षा के लिए तीनों याद होनी चाहिए। तो तीनों के फॉर्मूले एक साथ लिख लें, याद करना थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा। पहला बोलिए, एंगुलर डिस्पर्शन, कितने एंगल में सारे कलर फैले, थीटा, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। दूसरा, मीन डेविएशन, डेल्टा मीन, म्यू वाई -1 इंटू ए, और दोनों का रेशियो उसे क्या बोलेंगे, डिस्पर्सिव पावर। तीनों एक साथ लिख लें, इससे याद करना रिवाइज करना कंफर्टेबल रहेगा। अब इन पे सोचते हैं किस तरह के निकल पूछे जाते हैं, वो अपन चर्चा करेंगे। फिर याद रखिए, एक अकेला प्रिज्म कितने तरह के काम करता है, 2 तरह के। बताओ क्या क्या, डिस्पर्शन भी, डेविएशन भी। हिंदी में कलर को तोड़ता भी है और डेविएट भी करता है, मोड़ता भी है, तोड़ना और मोड़ना।
बोलिए डन है क्या? अगली हेडिंग डालिए, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। आज घर जाके खाना खा के प्रिज्म पूरा पढ़ के क्वेश्चन लगाने हैं, ध्यान देना। कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म दो तरह का होता है। पहला डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, दूसरा डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। मजे की बात है, इनका कोई फॉर्मूला नहीं रटना, केवल अप्रोच से ही सवाल सॉल्व हो जाएगा। मॉड्यूल में किताबों में तो दे रखे हैं, पर आवश्यकता नहीं है इनका कोई फॉर्मूला रटने की, केवल समझोगे उससे ही बन जाएगा। करें? चलो, अब खुद सोचना, एक मैं कराऊंगा एक आप सोचना। सभी लोग पेन पेंसिल छोड़ दो और मन से समझो। डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, इसी को पढ़ लो 2 बार। क्या मतलब है डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन? विदाउट डेविएशन मतलब डेविएशन, पर यार अकेला प्रिज्म तो दोनों काम करता है, इसका मतलब एक प्रिज्म नहीं 2 प्रिज्म रखने पड़ेंगे। छोटी छोटी बातें डेवलप करो। अकेला प्रिज्म तो दोनों काम करता है, जबकि हम तो चाहते हैं डेविएशन ना हो। छोटी छोटी देसी बातें, डेविएशन ना हो। ना हो का मतलब टोटल डेविएशन 0 हो, पहले का प्लस दूसरे का मिलकर 0, तो डेल्टा 1 बराबर। यार इसका क्या मतलब है? हाँ सर, इसका मतलब है अगर पहले प्रिज्म ने 5 डिग्री क्लॉक किया तो दूसरा प्रिज्म 5 डिग्री एंटी क्लॉक कर दे। दोनों का डेल्टा बराबर होना चाहिए, 5 5। हाँ, साथ ही साथ दिशा अपोजिट, एक क्लॉक करे तो दूसरा एंटी क्लॉक। इसका मतलब मैं प्रिज्म को एक ऐसा रखता हूं और एक ऐसा रखता हूं। सर आपको कैसे चमका कि दोनों प्रिज्म उल्टे होने चाहिए? मैं तो सीधा सोच रहा हूं। सोचते हैं सर, लो सर, 2 प्रिज्म रखने थे, मैंने सीधे सीधे रख दिए। साइंस है ना, दिमाग आर्ग्यूमेंट चाहता है, दिमाग आर्ग्यूमेंट चाहता है। सर सीधे रख दें तो क्या होगा? देखो क्या होगा, ये लाइट आई, बताओ कैसे मुड़ेगी? इधर मुड़ी, ये मुड़ी, फिर वापस मुड़ी, तो बताओ दोनों ने डेल्टा को ऐड कर दिया। जबकि क्या होगा, अगर एक प्रिज्म उल्टा होगा तो ये इधर मोड़ेगा, तो ये कहां मोड़ेगा? ऊपर, तो एक क्लॉक तो दूसरा एंटी क्लॉक। तो दोनों प्रिज्म एक दूसरे से क्या होने चाहिए? उल्टे होने चाहिए, तभी उनका डेल्टा कैंसिल हो पाएगा। सर सीधे सीधे रख दें तो क्या होगा? ऐड हो जाएगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा। क्या ये बात समझ में आ रही है? बस खत्म। तो दोनों का डेल्टा बराबर होना चाहिए। बोलो, डेल्टा का फॉर्मूला भी पढ़ा था, पन्ना पलटो। म्यू माइनस 1 इंटू, दूसरे का म्यू माइनस 1 इंटू ए। पहला है 1 1, दूसरा है 2 2, खत्म। इनमें 4 वैल्यू में से 3 वैल्यू एग्जाम में दे रखी होगी। 4 वैल्यू है, 1 2 3 4, 4 में से 3 दे रखी होंगी और चौथी गायब होगी। फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, एग्जाम खुद ही बना लें। दो बार इस पर क्वेश्चन आया है।
3 वैल्यू दे गिवन है, 4th वैल्यू गायब है। करवा नहीं रहा हूं, पेपर मॉड्यूल में दे रखे हैं, खुद करने का प्रयास करिएगा। तसल्ली से समझ लीजिए क्या नहीं आया, फॉर्मूला नहीं रटना, सवाल को समझना है। विदाउट डेविएशन, विदाउट डेविएशन मतलब डेविएशन होना नहीं चाहिए, इसका मतलब डेल्टा 0, पहले का डेल्टा प्लस दूसरे का डेल्टा 0 होना चाहिए, दोनों के डेल्टा इक्वल एंड अपोजिट होने। सरल भाषा में बोलो, पहले ने अगर 12 डिग्री क्लॉकवाइज मोड़ा तो दूसरा 12 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मोड़ दे, तो नेट 0 हो गया, बन गया। सर ये 4 वैल्यू समझ में नहीं आई, 4 है ना, देख, μ1 a1 μ2 a2, राजा 4 वैल्यू है, 4 में से राजकुमार कितनी दे रखी होंगी, 3, और चौथी वैल्यू पूछेगा। बंटे क्लियर हुआ, 4 में से कितनी, 3 गिवन होंगी, चौथी पूछेगा। बढ़े आगे। अगला केस 2, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। ये फोटो बना लेना ताकि पता रहे दोनों प्रिज्म एक दूसरे के अपोजिट होंगे, उल्टे। इसमें एंगल सेम कर दें तो सेम कर दो, a1 बराबर a2, कट जाएंगे दोनों, μ1 - 1 बराबर μ2 - 1, सही है। ये कंडीशन ओबे होने चाहिए तो हो जाएगा। बढ़े क्या आगे। अगला लिखो, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, खुद करो इसका, खुद फॉर्मूला बनाओ। विदाउट डिस्पर्शन का मतलब डिस्पर्शन होना नहीं चाहिए, थीटा नेट 0, थीटा नेट 0 होना चाहिए, खुद करो, थीटा नेट 0 होना चाहिए। तो थीटा नेट 0, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 0, थीटा 1 बराबर माइनस थीटा 1 का फॉर्मूला म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। पहला है 1 1 1, दूसरा है 2 2 2। आशीष सर ये माइनस क्या बताता है, माइनस ये बताता है दोनों एंगल एक दूसरे के, प्रिज्म एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसे रखे गए हैं, उल्टे। बढ़े आगे। ना ना, ये तो ग्लास पे डिपेंड करेंगे ना, ये दोनों ग्लास अलग अलग हैं, एक क्राउन ग्लास है, एक फ्लिंट ग्लास है। जो प्रिज्म होता है उसमें कांच में भी अलग अलग वैरायटी होती है, अलग अलग मटेरियल होता है, क्राउन ग्लास अलग होता है, फ्लिंट ग्लास अलग होता है, तो दोनों के लिए म्यू की वैल्यू भी अलग अलग, सेम नहीं होता। बढ़े क्या आगे। चलिए, तो ये वाली बात समझ में आ जानी चाहिए, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। आज तक इस पे 2 बार प्रश्न आया है, अंतिम नीट 2017 में आया है, और मेरे हिसाब से आराम से आप कर सकते हो, लॉजिक समझ लो। 2 तरह के कॉम्बिनेशन है, खुद आराम से बोलो, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, डेविएशन
विदाउट डिस्पर्शन। क्लियर है? चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, लिखिए। ये इसमें एक वाक्य बहुत जबरदस्त है, रे इमर्जेस नॉर्मली। अगर आपने लाइन पकड़ ली तो सवाल बिना फॉर्मूले के सॉल्व हो जाएगा, स्नेल लॉ लग जाएगा। और ये डायग्राम बनाना आना चाहिए, कोशिश करते हैं, 2-3 बार समझ में आएगा। ये बनाया साहब प्रिज्म, लाइट आ गई साहब, ले आए लाइट, ये नॉर्मल खींच लिया साहब आई पर। अब क्या हुआ, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगे, रिफ्रैक्ट हो गए। अब क्या है, शब्द पकड़ो, रे इमर्जेस। इमर्जेस का मतलब बाहर तो निकल गई। अगर टीआईआर होता तो कहता रिफ्लेक्ट बैक, रिफ्लेक्ट बैक तो नहीं हुई। इमर्जेस मतलब यहां से निकल गई। कैसे निकली, क्या मतलब है इसका, नॉर्मली मतलब इस फेस से 90 डिग्री पे निकली। इसका मतलब क्या नॉर्मल के अलोंग ही निकल गई, समझो। इसे बोलते हैं रे इमर्जेस नॉर्मली। अगर आपके ये चमक गया तो बगैर प्रिज्म के फॉर्मूले के ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। मेहनत करो इस पे। रे इमर्जेस नॉर्मली मतलब रे दूसरे फेस से निकल रही है और सरफेस से 90 पे निकल गई। सरफेस पे 90 पे निकलना मतलब क्या होता है, नॉर्मल के अलोंग निकल गई। नहीं आ रही बात समझ? बस अब मुझे केवल और केवल क्या लगा देना है, स्नेल लॉ। देखो मजा आ जाएगा। देखो ये कौन, 90 बच्चे, ये कौन, ए। थोड़ी मैथ्स देख ले, मैथ्स में अपनी थोड़ी सी सांस ज्यादा भरती है, मैथ्स देख लो। ये 90, ये ए, बताओ ये 90 माइनस ए, तो ये ए। बोलो क्या नहीं आ रहा बता। ये 90, ये ए, ट्राइंगल के तीनों का सम 180, तो ये 90 माइनस ए, ये पूरा 90, क्योंकि ये कौन है, नॉर्मल। अच्छा 90 माइनस ए काम का या ए, क्यों, नॉर्मल के साथ। स्नेल लॉ लगा, चमत्कारिक रिजल्ट आएंगे। लगा स्नेल लॉ, बाहर का म्यू, बाहर का एंगल, अंदर का म्यू, अंदर का एंगल, खत्म। थिन प्रिज्म है, स्मॉल एंगल तो साइन आई, साइन ए, आई बराबर म्यू ए। थिन प्रिज्म है, थिन प्रिज्म है तो साइन ए, साइन आई,
कोई फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं, केवल स्नेल लॉ 2 बार आया है नीट में। ये ऐसी बातें हैं जो कम रट्टाबाजी से काम हो जाता है। अब देखो, अगर आपने बात समझ ली, दे रे इमर्जेस नॉर्मली, केवल स्नेल लॉ से ही काम हो गया। आई क्यों छोटा हो जाता है, वो अपन ने थिन प्रिज्म सिखा दिया था आपको। हाँ, तो बस वहां से बता देता हूँ। थिन प्रिज्म का मतलब होता है ए छोटा, सही है। सोचो ए छोटा है तो R1 R2 को भी छोटा होना, क्यों R1 R2 छोटा क्यों होना पड़ेगा? सोचो ए तो छोटा ही चाहिए। अगर R1 बड़ा हो गया, मान ले 15 डिग्री हो, R1 15, R2 1, तो 15 + 1, तो ए तो बड़ा हो गया ना। अगर ए को छोटा होना है तो R1 R2 को तो छोटा होना ही पड़ेगा ना। नहीं आ रही बात समझ में? ए 5 डिग्री है तो R1 R2 तो हमेशा 5 से कम ही होंगे। R1 किससे जुड़ा हुआ है स्नेल लॉ से? आई से। 1 sin I बराबर म्यू साइन R1। सोच, अगर R1 छोटा है तो साइन I को भी छोटा होना, तभी तो रिजल्ट बराबर आएगा। इसका मतलब है अगर थिन प्रिज्म है तो सारे एंगल छोटे हो जाते हैं। क्लियर है बात? चलिए, क्या कर लेंगे सवाल को, स्टार लगा लो, बढ़िया सवाल है। अगला देखो। अब ये एंगल ऑफ प्रिज्म पूछा है, तो पहले तो डेल्टा का फॉर्मूला याद करो, क्या होता है? I + E - A। अभी सवाल में खास बात क्या है, क्यों फंसते हैं, वो आपको समझना चाहिए। मस्ती से बता रहा हूं, ध्यान से देखना। ये तो कौन है आशीष सर? डेल्टा। ठीक है सर, ये तो साफ पता चला डेल्टा ही है। फिर डेल्टा का मुझे फॉर्मूला भी याद है, डेल्टा बराबर I + E - A। ये भी सर मुझे चमकता है, पर सर ए पूछा है, आई और ई में परेशानी है। लो सर, आई तो पता है, ई कहाँ है? अब ये वही बच्चा कर सकता जिसने कल की कहानी सुनी है। पन्ना पलटो, मैंने आपको कहा था आप पानी पीने गए और इतने मैंने तीर का निशान बदल दिया। जब ये आई है तो ये ई है, और जब ये आई है तो ये। अभी आप हाँ बोल रहे हो, 2 महीने बाद आप परेशान हो जाओगे, यार ई कहाँ है, ग्राफ तो किसका है, तो ई कैसे होगा? तो जिसने कहानी सुनी है वो जीतेगा। ये आई तो ये ई, और जिस समय ये आई ये, तो बताओ आई 15 तो ई 60, या फिर अगर आई 60 तो ई 15। याद करो, कल मैंने आपको बताया भी था कि आप पानी पीने गए, इतने में मैंने तीर का निशान बदल दिया, तो जो आई था वो क्या बन गया? ई, और जो ई था वो आई। हो गया सवाल सॉल्व। डेल्टा 30, आई 15, ई 60। ए कितना? 45। नहीं आई बात समझ?
बढ़े आगे। अबे दिखने में प्रिज्म है, आप सोचो प्रिज्म के ऊट पटांग फॉर्मूले लगाओ, जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन समझो ना। दे रे डज नॉट इमर्ज, डज नॉट इमर्ज इसका मतलब रे बाहर नहीं निकले, यहां से तो सीधी जाएगी परंतु यहां से नहीं निकले, इसका मतलब ये वाला एंगल क्रिटिकल से ज्यादा होना। आप तो फिजिक्स से खेलो, थीटा थीटा सी से बड़ा होना चाहिए। क्या ये चमक रहा है क्या? कहां प्रिज्म के फॉर्मूले लगाने की जरूरत है? जरूरत ही नहीं है। सीधा क्या, अच्छा हाँ सर रेट टीआईआर कर रही है, अब ये एंगल निकाल सकते हो। सोचो ये कितना, 90, 90 60 150, ये 30, ये पूरा 90 है तो ये 60, इसका मतलब 60 को थीटा सी से बड़ा होना पड़ेगा दोनों तरफ साइन लेने पर। साइन 60, साइन थीटा सी याद करो 1/μ, टी आई आर क्रिटिकल एंगल, तो म्यू ग्रेटर देन बोलो। बढ़ो आगे। अब एक बढ़िया कॉन्सेप्ट सिखाता हूं जिससे हमारी प्रिज्म की कहानी आगे बढ़ेगी। लिखिए कंसेप्चुअल पॉइंट। कंसेप्चुअल पॉइंट, आगे बराबर आगे सब। चलो अब सुनना, थोड़ा दिमाग पे जोर पड़ेगा तो बिल्कुल बातचीत बंद करना ताकि ये बात दिमाग में बैठ सके। सुनते जाना। थीटा सी पर आओगे तो कितने पे जाओगे? पक्की बात है। मजे की बात है, उल्टा भी सच है। अगर लाइट 90 पर आएगी तो थीटा सी पर जाएगी। ये थोड़ा बोलना गड़बड़ हो जाता है, 90 पाएगी तो सीधी चली जाएगी, नहीं भाई, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। थीटा सी पर आ रहे हो तो 90 पे आओगे और 90 पर आओगे तो थीटा सी पे जाओगे। 90 का मतलब होता है ग्रेजिंग इंसिडेंस। रे ऑप्टिक में 90 नहीं बोला जाता, उसे क्या बोलते हैं? ग्रेजिंग इंसिडेंस। तो दिमाग में बैठा लीजिए, थीटा सी पर आते हैं तो 90 पे जाते हैं, 90 पे आते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। कोई इसमें बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, सुनते जाना। अगर हम बात करें सनराइज, हम बचपन से बोलते हैं सनराइज सूर्य का उदय होना, सूर्य का अस्त होना। ये सूर्य उदय और सूर्य अस्त क्या होता है? कब बोल देते हैं सूर्य उदय हो गया? कैसे लोग बोलते होंगे सनराइज हो गया? पता है क्या होता है? सनराइज का मतलब होता है
हॉराइजन से सन का कहाँ आना, ऊपर। हॉराइजन क्या होता है, हम खड़े हैं तो हम जहां तक अपन सीधा देख पा रहे हैं वो हॉराइजन है। हॉराइजन से अगर सन ऊपर आ गया, हम चिल्ला देंगे सर सन राइज हो गया, सूर्य का उदय होना। ये सूर्य अस्त क्या होता है, सूर्य अस्त का मतलब ईस्ट से सन वेस्ट में आ रहा है और हॉराइजन से कहां चला गया, नीचे। क्या बात समझ में आ रहे हैं, हॉराइजन से ऊपर, हॉराइजन से नीचे। अगर पूरे की बात करें तो ये हॉराइजन है, तो हमारे लिए ये सनराइज है और ये है सनसेट। तो गर्दन हमारी कितना घूम रही है, 180, सनराइज सनसेट। तो हमारे लिए पूरी दुनिया इस 180 डिग्री में तो है। इसी में नीट है, इसी में हॉस्टल है, इसी में ड्रॉप ईयर है, इसी में कॉलेज है। सनराइज से सनसेट 180 डिग्री। पर जरा सुनिएगा, मछली के लिए जीवन कुछ अलग है। बात करते हैं मछली की। ये देखिएगा ध्यान से, जब सनराइज हो रहा है तो देखिए ये हॉराइजन पर है, यहां से प्रकाश आया, ये प्रकाश आया, ऑलमोस्ट कितने डिग्री पर आ रहा होगा, 90 पर। सोचो 90 पर आएगा, थीटा सी पर जाएगा। 90 पर आएगा, देखिए सन से प्रकाश आ रहा है, 90 पर आएगा तो कितने पे जाएगा, हो रहा। थीटा सी निकाल सकते हैं क्या पानी के लिए, हाँ। तो साइन थीटा सी बराबर 1/म्यू, 1/4/3, 3/4, तो लगभग ये 49 डिग्री आता है। मतलब कितने डिग्री पे लाइट जाएगी, 49 पर। पता है कहानी में अब ट्विस्ट है, ये जब फिश की आंख में जाएगी तो फिश को लगेगा ये लाइट कहीं यहां से आ रही होगी और उसको सन यहां अपीयर होगा। आप कहोगे सर कैसी बात कर रहे हो, सन तो इधर है सर, यहां कैसे अपीयर होगा। भाई कोई नया थोड़ी ना है, तुझे 10th क्लास में ले चलता हूं, चलो सर 10th क्लास की बात करते हैं, एकदम समझ में आए तभी यहां बढ़ना है। कि सर ये कॉइन, कॉइन से रे निकली, पानी से रिफ्रैक्ट हुई, आंख में गई, आंख को ये रे कहीं पीछे से आती हुई महसूस होती है, तभी तो हमें कॉइन नहीं कॉइन की इमेज दिखती है। आंख आज तक ये समझ ही नहीं पाई कि यहां पर एक फिनोमिना हो गया। आंख को तो क्या लग रहा है, ये जो रे आ रही है ये कहीं पीछे से आ रही होगी, इसलिए हमें कॉइन नहीं कॉइन की। तो मछली भी तो यही कह रही है, मछली के आंख में जो रे गई, मछली को क्या लग रहा है ये रे कहां से आ रही होगी, ऊपर से। तो सनराइज यहां है पर उसको अपीयर यहां हो रहा है। और हमें पता है थीटा सी कितना डिग्री आया, 49, ये 49 है, ये भी 49। अभी कहानी और सुनिए, सनसेट के में सन आ गया इधर, सनसेट के समय सन इधर आ गया, लाइट यहां से 90 डिग्री पर आई, कितने पे जाएगी आंख में, थीटा सी पर। अगला सेंटेंस बड़ा जबरदस्त है, नींद खोल देगा आपकी। सूर्यास्त सूर्योदय के समय जब अंधेरा हो रहा होता है, पर समुद्र के समय अंदर पूरी रोशनी होती है। क्यों रोशनी हो रही होती है, देखो आप, जो लाइट आ रही है ये अंदर जा रही है और कितने एंगल पे जा रही है अंदर, थीटा सी पर। बाहर तो अंधेरा हो रहा है क्योंकि होराइजन से हम कहा जाने वाले हैं, पर अंदर पूरे समुद्र में बढ़िया रोशनी है क्योंकि सारी लाइट 90 डिग्री पर आके कितने पे जा रही है अंदर, थीटा सी पर। और सुनिए, जब ये सनसेट के समय ये फिश में जा रही है तो इसको सन कहां नजर आ रहा होगा, इधर नजर आ रहा होगा। किस समय, सनसेट के समय। सनसेट के समय कितने एंगल पर, 49। अब देखना अगला, हमारे लिए क्या था, हमारे लिए ये सनराइज था, ये सनसेट था, ये सनराइज था, ये सनसेट था, सनराइज
सनसेट 180। मछली के लिए सोचना, मछली के लिए या गोताखोर जो पानी के अंदर है, उसको सनराइज यहां नहीं दिख रहा, यहां दिख रहा है। सनसेट यहां नहीं, यहां दिख रहा है। वर्टिकल से ये कितना है 49, ये भी। इसके लिए पूरी दुनिया 98 पर है। ये देखिए पूरी 98 पर, मछली हो गोताखोर हो, उसके लिए दुनिया 98 पर है। फिर देखें ये सनराइज, ये हम बाहर बैठे हैं, हमारे लिए ये 180 है। सनराइज सनसेट सर बहुत शानदार 180। जिस समय सनराइज हो रहा है, मछली को यहां नहीं बच्चे यहां दिख रहा है, सनसेट यहां नहीं यहां दिख रहा है, तो उसके लिए दुनिया जो पानी के अंदर है वो केवल यहां से यहां है, केवल यहां से यहां है। मतलब उसके लिए दुनिया केवल 98 डिग्री पर है। केवल और केवल कितने डिग्री पर? 49 इधर और 49 इधर। क्या ये समझ में आ रही है क्या? यही सवाल एक एक्सरसाइज 2 में था, आपने ध्यान नहीं दिया। गोताखोर जो पानी के अंदर है, उसको जो बाहर दुनिया दिखाई देती है वो एक सर्कल के रूप में दिखाई देती है। देखिए यही तो सर्कल है, और इसकी आपने रेडियस भी निकाली हुई है, r बराबर h अपॉन √μ² माइनस 1। ठीक है साहब, अभी आप नोट करिएगा बाद में। मैं प्रिज्म की बात कर रहा हूं, प्रिज्म पे चलते हैं सर वापस। लाइट आई, आई एंगल पर आई। बताओ इस आई की रेंज कहां से कहां हो सकती है बच्चे? आई की रेंज, आई की रेंज सोच के बताओ। 0 से 90 डिग्री तक ही हो सकती है। आई की रेंज 0 से 90 हो सकती है। और तो कैसी होगी आप सोचो ना। लाइट 90 पे आ सकती है, 90 का 80 70 60 50 40 30 20 10 5 0, बस नॉर्मल। और यहाँ इन दो के बीच में तो लाइट आएगी, फिर इधर से आओगे तो एंगल तो यहां से नापने लग जाएगा। तो आई कहां से कहां वेरी करेगा? 0 से 90। अब दोनों बना के देखते हैं। एक बार लाइट को लाते हैं 0 डिग्री पर। 0 डिग्री का मतलब बताओ? नॉर्मल कह लो पक्का। इसका मतलब क्या होगा? आई कितने पे आई? 0 पर। और एक बार लाइट को लाता हूं कितने पर? 90 पर। बताओ कैसे आएगी? ये नॉर्मल है, कैसे आएगी बताइए? सरफेस से ग्रेजिंग करते हुए। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं मजे लेना चाहता हूं प्रिज्म के, कि एक बार 0 पे आएगी तो क्या होगा, और एक बार 90 पे आएगी तो? इसके बाहर तो कुछ नहीं हो सकता। किताबें बदल सकती हैं, बैच बदल सकता है, पर लाइट तो 0 से 90 डिग्री के बीच में ही आएगी। इसमें सारी परिस्थितियां कवर हो गई, सारे भारत के बच्चे कवर हो गए 0 से लेकर 90 के बीच में। सोचो 0 पे लाइट आएगी तो कैसे जाएगी? सर ये तो आपने सिखा रखा है, नॉर्मल के अलोंग आएंगे तो सीधे चले जाएंगे। तो बताओ R1 कितना होगा? 0। क्यों? नॉर्मल के अलोंग ही तो जा रहे हो, पहले वाले फेस में तो R1 होता था। कोई बताएगा R2 कितना होगा? R2 सर निकाल लेते हैं, R1 प्लस R2 A होता है R1 0 R2, तो R2 की वैल्यू A। बोलो क्या ये बात समझ में आई? इसमें मजा आएगा, ध्यान से सुनना। 90 पर आओगे, थीटा C पर जाओगे। ये देखो, समझो, आंखें खोलो। 90 पर आते हैं तो कितने पे जाते हैं? थीटा C पर जाते हैं। खबरदार, 90 पे लाइट आई, कितने पे गई? थीटा C पर। 90 पर आओगे, थीटा C पे जाओगे। R2 बता सकते हो क्या? हाँ सर बता दूंगा। R1 प्लस R2 बराबर R1, R1 थीटा C। तो बता R2 A माइनस थीटा C। तो R2 की रेंज कहां से कहां आ गई बताइए? R2 की रेंज कहां से कहां आ गई? A माइनस थीटा C से A तक। ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई और ये इसकी मैक्सिमम। बताना क्या चाहते हो? चाहते क्या हो? तो वो बताता हूं आपको। मैं ये चाहता हूं
कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लाइट कभी भी सरफेस एसी से बाहर नहीं निकले। मैं ये चाहता था। ठीक सर, आपकी पूरी कर देते हैं कॉन्सेप्ट को। लाइट आई, लो साहब आ गई, यहां से रिफ्रैक्ट हो गई। हम चाहते हैं एसी से बाहर नहीं निकले। इसका मतलब क्या है? यहां का जो एंगल है वो हमेशा हमेशा थीटा सी से बड़ा होना चाहिए। कठिन हो रहा है तो छोड़ दूं, पर है एंड क्लास, बोलो या चलने दूं? बोलो, चलन दे। तो हम चाहते हैं सरफेस एसी से बाहर नहीं निकले। सरफेस एसी से लाइट बाहर नहीं निकले, मतलब वहां पर क्या हो जाए? और टीआईआर की एक ही शर्त है, जिस सरफेस पर टीआईआर हो, पूरा बोलिए कमॉन, जिस सरफेस पर टीआईआर हो वहां का एंगल क्रिटिकल से बड़ा होना। कौन सी सरफेस से टीआईआर चाहते हैं? कौन सी सरफेस से चाहते हैं? तो एसी पर एंगल ऑफ इंसिडेंस R2 हमेशा। ये हमेशा की क्या नाटकबाजी है? क्योंकि R2 की एक रेंज है। R2 की एक, क्योंकि I की भी तो एक लाइट थोड़ी ना है, असंख्य लाइट आ सकती हैं, असंख्य लाइट आ सकती हैं। पर हम चाहते कुछ भी हो जाए, R2 हमेशा थीटा सी से बड़ा होना। एक उदाहरण सुनिएगा। एक बैच में 25 बच्चे हैं। एक बालक, उसके नंबर हमेशा कम आते हैं, माइनर में, मेजर में, सेमी मेजर में, ऑब्जेक्टिव पेपर, सब्जेक्टिव पेपर, नकल वाला पेपर, वगैरह नकल वाला पेपर, सब में नंबर कम। और उसके छठी से कम आ रहे हैं, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं, सबसे कम। तो मतलब वो ठप्पा लग गया कि उस पे नंबर उसके सबसे बैच में कम आते हैं। अगला वाक्य सुनिए। रिजल्ट आया, उस बच्चे का कट ऑफ क्लियर हो गया, बाकी 24 पर कमेंट करके बताइए क्या रहा होगा। क्लियर हो गए होंगे या नहीं हो गए होंगे? सबसे कम वाला भी कट ऑफ क्लियर कर रहा है, ध्यान देना, सबसे। तो बाकी भी तो कट ऑफ क्लियर कर गए होंगे। इसका यहां से लेने देना बताओ। R2 की अगर सबसे छोटा एंगल भी क्रिटिकल से बड़ा हो गया तो बाकी एंगल तो बड़े होंगे ही होंगे। फिर सुनो, ये R2 की रेंज है, ये बच्चों की रेंज है। सबसे कम वाला बच्चा भी कट ऑफ क्लियर कर गया, बाकी बच्चों का क्या? बाकी भी तो कट ऑफ क्लियर कर गए होंगे। तो R2 की पूरी रेंज है। किसका टीआईआर करवा दूं? सबसे कम वाले का भी टीआईआर हो गया तो बाकी सबका तो टीआईआर हो जाएगा। यस और नो? R2 की मिनिमम वैल्यू a माइनस थीटा सी, तो a थीटा सी प्लस थीटा सी, a ग्रेटर देन 2। एक बार ये एम्स में आया हुआ है, बस आप सीधा रिजल्ट भी याद कर सकते हैं। नीट में कभी नहीं आया, सीधा रिजल्ट भी याद किया जा सकता है कि अगर लाइट को एसी से बाहर नहीं निकलना, अगर लाइट को एसी से बाहर नहीं निकलना, तो ए को हमेशा 2 थीटा सी से बड़ा होना पड़ेगा। नोट कर लें। ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल में तो ग्रेजिंग हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मिटाऊं क्या?
करूं नेक्स्ट करूं? तो मछली की दुनिया कितने एंगल पे सिमटी हुई है? 98। तो 2 सेंटेंस बोल लो, बात करने से तो बढ़िया है। थीटा सी पर आओगे तो 90 पे जाओगे, उल्टा 90 पर आएंगे तो थीटा सी पे जाएंगे। हमारे लिए सनराइज से सनसेट 180 है, पर मछली के लिए सनराइज से सनसेट 98 है। जिस समय सनराइज हो रहा है उसको वहां सन दिख ही नहीं रहा है भाई, सन उसको ऊपर दिख रहा है। यही मजे की बात है। थोड़ी स्पीड धीमे करूं क्या? सही है, चलने दें। नेक्स्ट स्लाइड का ना। सनराइज से सनसेट पूरा ही केस हो गया ना भाई। बाकी समय सन इनके बीच में ही तो होगा। ये 2 किनारे ही तो हैं, बाकी सब सन कहाँ होगा, कोशिश करके बता। गजब प्रश्न करता है भाई राजा। बढ़ो आगे, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी, घबराओ मत, फटाफट लिखो। हाँ जी। हाँ यही तो बात है, इसलिए लिखा था देख, ये रहा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। थीटा सी पर आते हैं तो 90 पे जाते हैं, ये सोचना आसान है। उल्टा भी ट्रू है कि जब लाइट 90 पे आती तो सीधी नहीं जाती। स्नेल लॉ देखना, यहां स्नेल लॉ लगा, म्यू 1 म्यू 2, म्यू 1 साइन थीटा सी बराबर म्यू 2 साइन। अब यहां लगाओ, सेम यही आएगा आंसर। म्यू 2 पे आ रहे हैं और कितने पे आ रहे हैं, 90 पर। अब म्यू 1 में कितने पे जाएंगे नहीं पता, दोनों को कंपेयर कर लो। ये बराबर है तो ये वाला टर्म भी बराबर होना पड़ेगा। यूं सोचोगे तो भी आएगा ही नहीं, दिमाग तो कहेगा अरे यार 90 पे आ रहे हैं, सीधे ही चले जाते हो ना यार। नहीं जाएगी, 90 पे आएगी तो कितने पे जाएगी, थीटा सी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी है ये। आज का टारगेट प्रिज्म पढ़कर ईएलपी नंबर 6 और एक्सरसाइज 3 के 9 सवाल। कल दूंगा एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन। मॉड्यूल पढ़िए, मॉड्यूल खोलिए, क्वेश्चन लगाइए, तभी डर हटेगा। क्लास नोट्स तो पिछले साल भी बनाए थे, वो वही हैं, क्वेश्चन करने पड़ेंगे।
चलो आंसर काम का है। अगर जब इसके शॉर्ट नोट बनाऊंगा तो केवल वो लिखूंगा ए ग्रेटर देन 2θc। पर इससे जो समझ आएगी ना वो समझ सवालों में काम आती है। इसलिए पूरा डिराइव करा है कि देख आई की रेंज, अब तुझे पता चल गया ना, कुछ भी हो जाए दुनिया में आई कहां से कहां चलेगा, 0 से 90 हमेशा। आज ही लिखना है ना? तुम दो दो तीन तीन बार लिखते हो क्या? इतना टाइम कैसे लगाते हो? होमवर्क करके लाना। हाँ। अच्छा ये कैसा चला? ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, ये ए है और इस ए में से कुछ घट रहा है तो ये मिनिमम होगा। बहुत प्रश्न आ जाते हैं सर मन में, क्या करें। बढ़े। तो कंडीशन याद करिए, ए ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? 2θc। अगर लाइट को सरफेस एसी से कभी बाहर नहीं निकलना है। करें क्वेश्चन एक? अभी क्वेश्चन करके देखते हैं। वो एआईपीएमटी का पुराना सवाल है, सब्जेक्टिव लेंदी सवाल है, आने की संभावना कम है। पहले सब्जेक्टिव भी पेपर होता था एआईपीएमटी के, दो लेवल में होता था। एक होता था पहले स्क्रीनिंग, वहां से स्क्रीनिंग छांट कर ऑब्जेक्टिव पेपर छांट के फिर कुछ बच्चों का जो स्क्रीन सेलेक्ट हो जाते थे उनका मेंस होता था। तो पहले वैसा पैटर्न होता था, अब ऑब्जेक्टिव हो गया। तो एक पुराना क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन बड़ा है पर समझने का है और अच्छा है। क्वेश्चन क्या है? फॉर अ प्रिज्म द एंगल ऑफ minimum deviation is equal to angle of prism.
तो आपको पूछा गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए कहां से कहां लाई करेगा। खुद सोचिए, काटा कूटा मचाइए, क्या हो सकता है। यार एक कंडीशन दे रखी है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू प्रिज्म, तो यार ये सोच लिया डेल्टा मिनिमम किसके बराबर है, ए। सर इससे तो कुछ हो ही नहीं रहा। डेल्टा मिनिमम फॉर्मूला सोचा, 2i माइनस ए, तो ए को वहां भेजा, ए प्लस ए, तो 2i बराबर 2a, तो i बराबर ए। यार इससे कुछ सॉल्व ही नहीं हुआ सर, छोड़ दिया भाई। फिर पूछा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो यार कोई म्यू का फॉर्मूला तो लगा। म्यू पूछा है तो बच्चे म्यू का फॉर्मूला तो लगा। म्यू का एक ही फॉर्मूला था, याद करो, साइन ए प्लस डेल एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू, याद करो। डेल एम की जगह क्या रख दो, ए। खुद करो। म्यू का फॉर्मूला क्यों लगाया भाई, म्यू पूछा था, कुछ आइडिया नहीं लग रहा था तो म्यू का फॉर्मूला लगा दिया। अब डेल्टा एम की जगह क्या रख दो, ए। कितना सॉल्व होगा, डेल्टा एम की जगह ए रख दो, साइन ए प्लस ए साइन ए बाई टू, ए प्लस ए टू, टू ए बाई टू ए। सर अब क्या करूं, साइन टू थीटा का फॉर्मूला याद करो, क्या होता है बच्चे, टू साइन थीटा। इससे दोस्ती करो, अभी 2-3 दिन में 3 बार लग गया। टू थीटा होता है तो आधा हो जाता है, और सोचो साइन 2a हो तो a हो जाएगा, और सोचो अगर a हो तो a बाय 2 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है, नहीं तो कुछ सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। और चमकना स्वाभाविक है, खुद को ही समझ में आ रहा होगा यार, ऊपर a और नीचे a/2 है, तो कहीं तो हाफ एंगल वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। म्यू की जगह आ गया 2 cos a/, सारे कहने मान लिए आपके, तो अभी आंसर दूर दूर तक नहीं आ रहा। आपने कहा पहले ये लगाओ, मैंने आपकी कहना माना, कुछ नहीं मिला। फिर आपने कहा म्यू लगाओ, कहना माना, कुछ नहीं मिल रहा। ऑप्शन मिल ही नहीं रहा कोई भी। अब जब आपने ऑप्शन को पढ़ा तो उससे दिमाग थोड़ा चमका, लाइज बिटवीन, लाइज का मतलब होता है रेंज, कि तुम्हारे 10 माइनर के रेंज सर 440 से 570 आ रहे हैं, तो ये रेंज हो गई तुम्हारी। उसी तरह रेंज, अच्छा एक ही जगह क्या रख सकता हूं, एक ही जगह, तो एक ही जगह आई रख दो, तो म्यू बराबर हो गया 2 cos i/2, क्योंकि ए किसके बराबर है, I। अब बताओ क्या करें, अब जो तुमने पढ़ाई करी है वो काम आएगी। ऑप्शन से चमका कि म्यू की तो क्या पूछी है, रेंज। म्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, आई पर, आई की रेंज बोलो। अभी पढ़कर आए थे, वहां से तुम्हें पता चला, अच्छा आई की तो रेंज हमें पता है 0 से 90, तो एक बार तो मैं आई को 0 डिग्री रखता हूं, और एक बार आई को 90 डिग्री रखता हूं।
क्या बातें समझ में आ रही हैं? रेंज पता चला कैसे? ऑप्शन देखकर, वहां से चमका। आई तो 0 से 90 हम जानते हैं, अब आई 0 रखिए, तो म्यू बराबर 2 cos i बाय 2, आई को 0 रख दीजिए, 2 cos 0, cos 0 1, तो म्यू कितना 2, और यहाँ 2 cos 90/2, 2 cos 45, बताइए म्यू की रेंज कहां से कहां? √2 से 2, बोलो। अच्छा सवाल है, थोड़ा लंबा सवाल है, मैंने आपको पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया था कि सवाल आने की संभावना कम है, पर इससे हमें क्या फॉर्मूले समझ में आ रहे हैं, एक अप्रोच समझ में आ रही है, वो अप्रोच हमें अंदर से डेवलप करती है, इसलिए सवाल काम के होते हैं। बोलिए आगे बढ़े क्या? कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? फर्स्ट। मिनट लो, पन्ने पलटो, प्रिज्म जहां से हेडिंग डाली थी पूरा रिवाइज कर लो 5 मिनट में, साथ साथ सारे फॉर्मूले रिवाइज करो, डेल्टा ए, बिल्कुल बगैर बोले, पिन ड्रॉप साइलेंस होकर ये 7 पेज अभी पढ़ लो, 1 मिनट भी खराब मत करो, बोलो मत, बस मन में पूरा जहां से प्रिज्म की हेडिंग डाली है पूरा गो थ्रू हो जाओ, पूरा फोकस के साथ, बात नहीं चाहिए, जो बोल बिल्कुल शांत हो जाए और पूरा एक बार गो थ्रू हो जाओ, ग्राफ क्या है, डेल्टा का फॉर्मूला, ए का फॉर्मूला, ईमानदारी से सारे के सारे कॉन्सेप्ट ईमानदारी से फॉलो कर लो। पांच मिनट बाद पूछूंगा, केवल मुझे रिजल्ट चाहिए, फिर कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन आए तो मिनिमम